हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आज, परमाणु त्रिज्या। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आवर्ती गुण को समझने के लिए दो इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो दो इफेक्ट थे प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, जो कि मैंने उन दोनों इफेक्ट को इससे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था और बहुत अच्छे से आपको समझाया, एक्सप्लेन करा। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और आप चाहते हो कि आगे के जो 3-4 लेक्चर बच रहे हैं, 4-5 लेक्चर, वो अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आपको वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी दो ही फैक्ट पे काम करेगी, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज का लेक्चर देखने से पहले आप सबसे पहले इससे पिछला लेक्चर नंबर 8 वो देखें बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। समझ में आ रही होगी बात। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे बेटा परमाणु त्रिज्या के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। साथ में हम बात करेंगे जो परमाणु त्रिज्या है उन्हीं के क्लासिफिकेशन है, कि परमाणु त्रिज्या को कई प्रकार से क्लासिफाई किया, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या, वॉन डर वाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। इन 3 प्रकार से हमने परमाणु त्रिज्या को क्लासिफाई किया है। क्यों किया है वो सारी बात डिस्कस करेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या का क्रमिक परिवर्तन। साथ में हम पढ़ेंगे बेटा परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक भी। तो बात समझ में आ गई कि इस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले। तो ये लेक्चर देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात करें बेटा परमाणु त्रिज्या के बारे में। क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं? परमाणु त्रिज्या। क्या होती है परमाणु त्रिज्या, इसको समझते हैं बेटा। मेरे पास बेटा नाभिक है। क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षा है। हम उस कक्षा की बात करें जिसमें हम उस कक्षा की बात करें बेटा जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जिस कक्षा के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मेरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगा नाभिक, नाभिक क्या बेटा? नाभिक और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहा बेटा? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक और उस परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, अंतिम कक्षा में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसकी क्या कहलाती है बेटा? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। डिनोट करते हैं इसे आर से, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यानी कि परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन बेटा क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा, डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ा, हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, और उस थ्योरी से हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण की तरह तो बिहेव करता ही है, साथ में तरंग की तरह भी बिहेव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है, कण की तरह भी बिहेव करता है और तरंग की तरह भी बिहेव करता है। तो रियल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बेटा कण नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो तरंग है, तरंग की तरह बिहेव करता है, वेव है। और अगर वेव है तो वेव की कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। जैसे लाइट है, लाइट की कोई पोजीशन है क्या? बताओ कहां है लाइट? पूरे रूम में है, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे तो नहीं है ना। यस, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जगह भी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन बेटा कभी तो नाभिक के पास को आएगा, कभी नाभिक से दूर जाएगा, कभी नाभिक के पास, कभी नाभिक से दूर। ये क्या कह रहा हूं मैं भाई? मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास सपोज दैट ये पी कक्षक है जिसकी आकृति डमरू जैसी होती है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मान लीजिए इस तरीके से है बेटा, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन पास आएगा नाभिक के, कभी दूर जाएगा, कभी इसमें तो मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर फिक्स नहीं है, तो फिर रेडियस भी फिक्स नहीं होगी भाई, तो फिर ये परमाणु त्रिज्या भी फिक्स नहीं होगी, परमाणु त्रिज्या भी बेटा फिक्स नहीं होगी।
क्लियर है बात। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में पता चल गया होगा। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है बेटा नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये परमाणु त्रिज्या होती है। एक्चुअल में इस त्रिज्या को निकालना बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, इसके दो रीजन है। पहले रीजन ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन पास आएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है वो अधिकतम रेडियस कहलाएगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। दूसरा अहम जो रीजन है इसका, वो दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई तत्व है और इसको मैं तोड़ता जा रहा हूं और इसमें से मुझे एक परमाणु अलग करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा। इसका जो एक परमाणु है उसे अलग करना है। क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम परमाणु को यानी कि किसी तत्व से परमाणु को भी अलग नहीं कर सकते। अब परमाणु अलग नहीं होगा तो उसकी त्रिज्या भी ज्ञात करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम परमाणु त्रिज्या को ज्ञात नहीं कर पाते। दूसरी ओर बेटा जो परमाणु त्रिज्या है उसको हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी त्रिज्या, भाई एटम ही बहुत छोटा है तो त्रिज्या भी बहुत छोटी होगी, इसलिए त्रिज्या को किस में डिनोट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। और आपको पता होना चाहिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, 10⁻⁻10 मीटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा परमाणु त्रिज्या के बारे में। किसी परमाणु के नाभिक एवं उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब मैंने कहा था परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, कभी इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा नाभिक से, कभी इलेक्ट्रॉन पास आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के अत्यधिक पास हो जाता है और कभी नाभिक से अत्यधिक दूर। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी निश्चित नहीं होती है। क्लियर है बात? अब आगे यहां पे लिख सकते हो, अतः परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ गई होगी बेटा? आगे चलते हैं। तो हम बात करें बेटा विभिन्न परमाणु त्रिज्याएं की, कि हम परमाणु त्रिज्या को भी कैसे निकालेंगे। तो उनको निकालने के कई सारे तरीके हैं। बॉन्डिंग के आधार पर निकालते हैं, आबंध के आधार पर निकालते हैं। तो चेक करते हैं बेटा, परमाणु के बीच उपस्थित विभिन्न प्रकार के आबंधों के आधार पर परमाणु त्रिज्याओं को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारे पास परमाणु त्रिज्या है उन्हें 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है बेटा हमारे पास बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। पहला क्या है बेटा हमारे पास? सहसंयोजक त्रिज्या। अब सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है बेटा? दो समान परमाणुओं के बीच जब सहसंयोजक बंध बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, ये एक Cl का एटम है, इसका न्यूक्लियस है। दूसरा भी हमारा इसका न्यूक्लियस है, Cl का एटम है। अब इनके बीच सहसंयोजक बंध बनना है। तो सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है। जब परमाणु कक्षकों का क्या होता है? अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है और ये एक एटम है, सपोज दैट। अब इनका अतिव्यापन कराना है तो मैं इनको क्लोज लाऊंगा, पास पास लाऊंगा। अभी भी अतिव्यापन नहीं हुआ, अभी भी अतिव्यापन नहीं हुआ। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज होने लगे तो अब इनका अतिव्यापन होने लगा। इतना अतिव्यापन हो गया, इतना, फिर और बढ़ा, इतना हो गया अतिव्यापन, और बढ़ा, इतना हो गया अतिव्यापन, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाना। तो इसे बोलते हैं बेटा अतिव्यापन। तो अभी यहां पर कोई अतिव्यापन नहीं हुआ। जब सहसंयोजक बंध बनेगा तो परमाणु कक्षकों का क्या होगा? अतिव्यापन होगा। और अतिव्यापन के द्वारा जो बंध बनेगा उसे बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। क्लियर है बात? यानी कि परमाणु के अंदर बेटा कक्षक होते हैं, परमाणु के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कक्षकों की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। मतलब जब कक्षकों का ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। क्लियर है बात बेटा? तो हम बात करें तो बेटा कि ये मेरे पास क्लोरीन का एक परमाणु है, दूसरा एक क्लोरीन का परमाणु है।
जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये भी Cl का एटम है और ये Cl का एटम, इन्होंने इतना ओवरलैपिंग कर ली, इतनी ओवरलैपिंग कर ली, इतनी ओवरलैपिंग, दिख गया बेटा, ये इतनी ओवरलैपिंग कर ली। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इस तरीके से, इतनी ओवरलैपिंग कर ली इन्होंने। ये जो आगे का पार्ट है वो मैंने हटा दिया। अच्छा, अब परमाणु त्रिज्या, सॉरी, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जिसे हम सहसंयोजक त्रिज्या बोल रहे हैं बेटा, उसको समझो, जिसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कह रहे हैं यहां पर। तो ये यहां पर एक सहसंयोजक बंध बना Cl और Cl के बीच। अब सहसंयोजक बंध में जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है, ये रही नाभिकों के बीच की दूरी, इसे मैं डी मान रहा हूं। सहसंयोजक बंध में जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है, इस नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, यहां पर आधे भाग को, ये जो लाइन आ रही है, उसी को आधे भाग को d/2 को हम क्या कहते हैं बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है कि जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है तो उन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। फील करो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जब सहसंयोजक त्रिज्या बनती है, कैसे बनती है, तो जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनेगा तो उन दो परमाणुओं के नाभिकों के, उन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। अब जस्ट फील करना बेटा, ये जो एटम है वो कुछ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे मिलता, तो यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या, ये जो सहसंयोजक त्रिज्या वो कहीं ना कहीं यहां से यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक आ रही है। इसको समझते हैं हम, ध्यान से सुनो। यदि दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि मैंने बताया, अगर दो परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, आधे भाग को d/2 को उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया कि दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच आबद्ध दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर बेटा दो परमाणुओं के, दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच की दूरी अगर 1.98 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा कर दो। तो मैं कह सकता हूं अतः क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1.98/2। क्या कह सकता हूं बेटा, 1.98/2। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये लगभग 2 मान लो, 2 को आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो लगभग ये 0.99 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना। तो क्लोरीन परमाणु की जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है। बात समझ में आ गई होगी। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम यहां पर नीचे, ये वाला डायग्राम बनाना है बेटा, क्लियर है? ये वाला डायग्राम यहां पे बनाना है, ये सहसंयोजक त्रिज्या। फिर मैं बना के दोबारा दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, बड़ा बन गया भाई साहब। ये इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, इनके बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। तो अगर बेटा ये हमारे पास यहां से यहां तक, अगर ये हमारे पास 1.98 एंगस्ट्रॉम है तो फिर ये कितनी होगी हमारे पास, 0.99 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम। बना लेना अच्छे से करके, ठीक है? आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या होती है, दो मेरे पास धातु होंगे, उन धातु के दो परमाणु होंगे, तो उन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टल जालक है, जैसे सोडियम की बात अगर मैं करूं तो सोडियम एक क्रिस्टल जालक है और उसका एक, ये एक Na का एक परमाणु है, ये Na का एक परमाणु है,
ये मेरे पास सोडियम का एक परमाणु है Na, इसका न्यूक्लियस है। ऐसे ही दूसरा मेरे पास एक सोडियम का परमाणु है, ये भी सोडियम का परमाणु, इसका न्यूक्लियस है। ये दोनों क्लोज है बेटा, पास पास है, तो ये दोनों निकट हैं एक दूसरे के, निकटतम है, सबसे क्लोज है एक दोनों के। अब इन दोनों के नाभिकों के, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी हमने यहां से यहां तक मान ली बेटा, कितनी है यहां पर 3 अगर मैं कहूं 3.72 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी। और बीच की दूरी के आधे भाग को, हाफ यहीं कहीं को होगा, हाफ यहीं कहीं को होगा बेटा, यहां से जब इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 1.86, इतना एंगस्ट्रॉम। ये रहा, बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या बोलेंगे, उसकी धात्विक त्रिज्या कहेंगे। यानी कि दो धातु परमाणु के निकटतम, निकटतम परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, हाफ को हम क्या बोलते हैं, उसकी धात्विक त्रिज्या कहते हैं। चेक कर सकते हो, किसी धातु जालक में दो निकट स्थित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, सोडियम के दो परमाणुओं के बीच की दूरी 3.72 एंगस्ट्रॉम है। अतः Na की धात्विक त्रिज्या, अगर मैं इसकी धात्विक त्रिज्या निकालू तो 3.72 का आधा करूंगा, और जब मैं इसका हाफ करूंगा तो कितना आएगा, 1.86 आएगा। अब जब हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर रहे थे बेटा, तो सहसंयोजक त्रिज्या कुछ ऐसी थी, अगर आपने देखा होगा, ये इस तरीके की सहसंयोजक त्रिज्या थी, इनके परमाणु के नाभिक। अगर मैं इस परमाणु को पूरा करूं तो कुछ ऐसे होगा, लेकिन सहसंयोजक त्रिज्या तो यहां से यहां तक होगी रही। तो ये तो अगर आप देखो, हमारे पास जो धात्विक त्रिज्या है वो यहां से यहां तक है, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या वो यहां से यहां तक है, कहीं यही कोई आ रही है बेटा, यहां से यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास धात्विक त्रिज्या होती है बेटा, जो धात्विक त्रिज्या होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। धात्विक त्रिज्या क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, हाँ, सहसंयोजक त्रिज्या से। तो आप देख सकते हो धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। जो धात्विक त्रिज्या होती है उसका मान सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं सहसंयोजक त्रिज्या को, अगर मैं सहसंयोजक त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट आरसी बोलूं, और अगर हम बेटा, अगर हम धात्विक त्रिज्या को मेटेलिक, मेटेलिक आरएम बोलूं, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, तो मैं कह सकता हूं जो मेटेलिक रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि आरएम की त्रिज्या बड़ी होगी आरसी से, यानी कि धात्विक त्रिज्या बड़ी होगी बेटा, हाँ, सहसंयोजक त्रिज्या से। क्लियर है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास है वॉन्डर वाल्स त्रिज्या। वॉन्डर वाल्स त्रिज्या, ध्यान रखना बेटा, अणुओं के बीच पाई जाती है। वॉन्डर वाल्स त्रिज्या किनके बीच पाई जाती है, अणुओं के बीच। मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन का अणु है, मैं बना देता हूं, मेरे पास ये क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये भी Cl परमाणु और ये भी Cl परमाणु। ऐसे बेटा मेरे पास दूसरा क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु है दूसरा, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये मेरे पास Cl2 अणु और ये मेरे पास Cl2 अणु। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, दो अणुओं के, दो निकटतम अणुओं के, दो बेटा ध्यान सुनना, दो निकटतम अणु के, जो पास पास वाले दो अणु होंगे, जो पास पास वाले दो अणु होंगे, दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं, पहले तो ध्यान रखना दो पास पास वाले अणु की बात हो रही है, फिर दो पास पास परमाणु की बात हो रही है। यानी कि इसके पास वाला परमाणु ये है, इसके पास वाला परमाणु कहीं इधर होता, इसके पास तो यही है ना। तो ध्यान सुनो, दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के, यहां से यहां तक देखो, निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के, ये रहा, नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, भाई के आधे भाग को, किसको बेटा, आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, आधे भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा,
वॉन्डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या कहते हैं? वॉन्डर वाल्स त्रिज्या। तो अगर मैं कहूं क्लोरीन, हम देख लेते हैं पहले। ठोस अवस्था में एक ही तत्व के परमाणुओं द्वारा बने, एक ही तत्व के परमाणु दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की, ये उस तत्व की है ना, आधे भाग को उस तत्व की वॉन्डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण, ठोस अवस्था में Cl2 अणु के दो निकटतम Cl परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी 3.60 एंगस्ट्रॉम है। ये जो दो Cl है ना, इन दो Cl के नाभिकों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है बेटा हमारे पास? अगर हम बात करें तो वो कितनी है? इससे लिख देते हैं 3.60 एंगस्ट्रॉम। ये है। तो वॉन्डर वाल्स त्रिज्या कितनी होगी? इसका हाफ होगी, और जब मैं इसका हाफ करूंगा तो कितने आएगी बेटा हमारे पास? 1.80 एंगस्ट्रॉम। 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को वॉन्डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। आज समझ में आ गई होगी आपको। तो हमने देख भी लिया। तो अतः Cl की वॉन्डर वाल्स त्रिज्या कितनी होगी? 3.60 को डिवाइड करना है 2 से, क्या आंसर आएगा बेटा? 1.80 एंगस्ट्रॉम। अब मैं अगर कहूं आपसे, ध्यान सुनो बेटा, कि कौन सी त्रिज्या सबसे ज्यादा है, तो आपने देखा होगा Cl परमाणु की जो सहसंयोजक त्रिज्या थी वो 0.99 एंगस्ट्रॉम थी। ये सहसंयोजक त्रिज्या, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं Rc। और Rv वॉन्डर वाल्स त्रिज्या, V क्या है? वॉन्डर वाल्स। Rv कितनी है बेटा? 1.86 एंगस्ट्रॉम। 80 एंगस्ट्रॉम। 80 एंगस्ट्रॉम। तो अब अगर आप देखो ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में से कौन सी रेडियस बड़ी है? आपको साफ साफ दिख रही होगी वॉन्डर वाल्स रेडियस बड़ी है, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि भाई वॉन्डर वाल्स रेडियस बहुत बड़ी रेडियस होती है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि इन तीनों में से सबसे बड़ी रेडियस जो है वो हमारी वॉन्डर वाल्स रेडियस है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या है, और उसके बाद हमारे पास बेटा सहसंयोजक त्रिज्या है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या वॉन्डर वाल्स, फिर हमारे पास धात्विक, और सबसे छोटी कौन सी है बेटा? सहसंयोजक त्रिज्या है। क्लियर है बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ तो बेटा मैं आपसे कह रहा था कि जो अक्रिय गैस होती है बेटा, अक्रिय गैस, उसके अंदर वॉन्डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्कृष्ट गैसों में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है। तो याद रखना बेटा, उत्कृष्ट गैसों में वॉन्डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। तो आप देख सकते हो अक्रिय गैस, जिसे हम उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, की त्रिज्याएं सदैव वॉन्डर वाल्स त्रिज्या होती है। जितनी भी अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास जो गैसेस है ये अक्रिय गैसेस है, और इनके अंदर कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? इनके अंदर वॉन्डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या इन्हीं की होगी। अपने आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी बेटा? हाँ, अक्रिय गैसों की होगी। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या के ऑर्डर के बारे में, ध्यान से सुनना। परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी जो त्रिज्या है वो वॉन्डर वाल्स त्रिज्या है। किससे बड़ी त्रिज्या वॉन्डर वाल्स? मेटेलिक से, धात्विक त्रिज्या से। और धात्विक त्रिज्या बड़ी है बेटा कोवेलेंट रेडियस से, सहसंयोजक त्रिज्या से। ये ऑर्डर आपको पता हो कि कौन सी त्रिज्या सबसे बड़ी होती है और कौन सी त्रिज्या सबसे छोटी होती है। वॉन्डर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होगी धात्विक से, और धात्विक त्रिज्या बड़ी होगी सहसंयोजक त्रिज्या से। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या को हम निम्न कारकों से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश,
इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कि हमारे पास बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कितना आकर्षण काम कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरी ओर इससे पहले वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इनका प्रतिकर्षण बल का प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। तो अगर बेटा ये परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर को भेजेंगे। जब दूर को भेजेंगे तो नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, और जब बेटा इनका परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण बेटा नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा। नाभिक का आकर्षण ज्यादा होने से, नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएगा, जिससे परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पास आएगा, और इलेक्ट्रॉन पास आने से परमाणु का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। परमाणु का साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ हम कह सकते हैं जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। वो क्या होती है? घटती है। आप देख सकते हो बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बढ़ जाता है? आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर आकर्षित होता है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटेगी, मत भूलना इस बात को। तो मैं कह सकता हूं परमाणु त्रिज्या जिसे हम RA बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश के। प्रभावी नाभिकीय आवेश के, नाभिकीय आवेश के, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम होगी, और Z इफेक्टिव जितना कम होगा त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी। Z इफेक्टिव अगर कम, त्रिज्या ज्यादा, Z इफेक्टिव अगर ज्यादा तो त्रिज्या कम, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, त्रिज्या छोटी हो जाएगी। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। दूसरा इफेक्ट है कोशों की संख्या। आप देख सकते हो कोशों की संख्या मतलब नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल में अगर हम कहें कि मेरे पास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी ओर बेटा हमारे पास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, राइट, और ये पांचवी कक्षा अगर मैं एक और ले लूं, और इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो यहां पर की अगर मैं बात करूं और यहां अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप समझदार हो, यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की बहुत ज्यादा होने से क्या होगा? नाभिक का आकर्षण घट जाएगा। क्यों घटता है? घटने का रीजन मैं बताता हूं क्यों घटता है भाई। इसको मैं थोड़ा सही करके बना देता हूं। घटने का रीजन मैं बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना क्यों ऐसा होता है। मेरे पास बेटा ये न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है। नाभिक का क्या है? आकर्षण। इससे पहली वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे पहले वाली कक्षा के जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है, 8 तो दूसरी कक्षा को गए और 2 पहली कक्षा को गए, ये इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, जिसे बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, नाभिक का आकर्षण उतना ही कम हो जाएगा। मतलब मैं इसे अपनी तरफ को खींच रहा हूं, मैं अपनी तरफ को खींच रहा हूं,
अब उधर से भी कोई खींचने लगा, अब एक बंदा खींचने लगा, दो खींचने लगा, तीन खींचना, तो जितने ज्यादा लोग उधर को इसे खींचने लेंगे ये उसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, मेरा इफेक्ट इस पर कम हो जाएगा। तो सेम नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे दूर भेज रहे हैं। अब ये जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन उतना दूर होता जाएगा, मतलब नाभिक की पकड़ कम होती जाएगी, नाभिक का आकर्षण घटता जाएगा। नाभिक का आकर्षण घटेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा और ये पांचवी कक्षा। इसमें मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब इससे पहली वाली कक्षा में मान लो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट, और इससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं भर नहीं रहा इनको, बस ऐसे बता रहा हूं, 18 इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले में 8 इलेक्ट्रॉन है और इससे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल कोशों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ रही है तो कोशों की संख्या बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन पर इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बढ़ गया। अब नाभिक तो इसे अपनी तरफ को खींच रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी, अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा। आप नॉर्मली वैसे भी देख सकते हो बेटा कि यहां से बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बाहरी कक्षा में उपस्थित नाभिक के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर कोशों की संख्या कितनी है, 3, यहाँ पर कोशों की संख्या कितनी है, 5। तो अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बढ़ने का रीजन क्या है, मैंने बताया कि भाई कोशों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कम हो गई। कम होने का रीजन क्या है, कम होने का रीजन यह कि चूंकि इससे पहले वाली कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे, जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और चूंकि प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन चूंकि प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा कोशों की संख्या बढ़ेगी उतने ज्यादा प्रतिकर्षण वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, दूर भागेगा तो फिर क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान सुनो। अब देख सकते हो कोशों की संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। मैं कह सकता हूं परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है वो कोशों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा कोशों की संख्या बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आप देख सकते हो कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी परमाणु त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ रही होगी बात। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम परमाणु त्रिज्या का क्रमिक परिवर्तन, जिसे आवर्तिता कहते हैं, कि जो परमाणु त्रिज्या का क्रमिक परिवर्तन है वो कैसे होगा। मैं कहां बात करूंगा, आवर्त में और वर्ग में। कि जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसमें परमाणु त्रिज्या आवर्त में कैसे बदलेगी और बेटा वर्ग में कैसे बदलेगी, उसको हम देखने वाले हैं। इसी को बोलते हैं आवर्तिता। ये बात हुई थी हमारी। तो हम कह रहे हैं तत्वों की परमाणु त्रिज्या उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होती है। आप जानते हो परमाणु क्रमांक चेंज होने से परमाणु त्रिज्या बदलती है, परमाणु क्रमांक चेंज होने से परमाणु त्रिज्या बदलती है, तो परमाणु क्रमांक की तो आवर्ती फलन होगी। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो इनमें हम सबसे पहले लेते हैं बेटा आवर्त में। हम बात करें बेटा आवर्त में, इसको समझो। आवर्त में मैं यहां पर द्वितीय आवर्त ले रहा हूं बेटा। कौन सा आवर्त, द्वितीय आवर्त। इसको समझना है बेटा बस आपको। द्वितीय आवर्त ले रहा हूं, दूसरे आवर्त ले रहा हूं। और दूसरे आवर्त में मैंने कौन सा लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आगे आता है नियोन। अब चूंकि नियोन हमारा उत्कृष्ट गैस है, नियोन हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैस है। और उत्कृष्ट गैस में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वॉन डर वाल्स त्रिज्या। अभी बताई हमने, बात करी। और अगर इसमें वॉन डर वाल्स त्रिज्या पाई जाएगी तो वॉन डर वाल्स त्रिज्या तो सबसे बड़ी होती है, इसका मतलब इसका आकार सबसे बड़ा होगा। नहीं समझ में आई बात भाई,
ये उत्कृष्ट गैस है या नहीं नियोन? बिल्कुल है। अब उत्कृष्ट गैस में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? वॉन डर वाल्स त्रिज्या। और वॉन डर वाल्स त्रिज्या तो सबसे बड़ी त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब आकार ही तो है, तो जिसके अंदर वॉन डर वाल्स त्रिज्या पाई जाएगी उसका आकार बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं नियोन का आकार तो सबसे बड़ा होगा, इसलिए नियोन को तो हटा दो यहां से, एक्सेप्शनल है। नियोन में वॉन डर वाल्स त्रिज्या है तो नियोन का आकार तो सबसे बड़ा है, इसे हटा दिया हमने। अब बात करते हैं इसकी। यहां पर देखो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। इसका परमाणु क्रमांक 4 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में भी 2। इसका परमाणु क्रमांक 5 है, पहली में 2, दूसरी में 3। इसका 6 है बेटा, पहली में 2, दूसरी में 4। इसका 7 है बेटा, पहली में 2, दूसरी में 5। इसका 8 है, पहली में 2, दूसरी में 6। इसका बेटा 9 है, तो पहली में 2, पहली में 2 बेटा और दूसरी में 7। अब यहां पर अगर देखें तो सभी के अंदर कोशों की संख्या क्या है बेटा? समान है। कोशों की संख्या, कोशों की संख्या, अभी हमने बात करी थी अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो हमने देखा यहां पर कोशों की संख्या क्या है? समान है। कोशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं लिथियम बनाऊं तो लिथियम की कक्षा कितनी बनने वाली है? 2, ये पहली और ये दूसरी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है बेटा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 1 और 1 2, और दूसरी में कितना? 1 है। तो यहां के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है। अब इस पर नाभिक का अगर आकर्षण देखूं तो नाभिक के अंदर होंगे 3Z 3E, 3 का ही तो चार्ज होगा प्लस का, 3 ही तो प्रोटॉन है भाई, प्रोटोनों की संख्या निकालो। 3 प्रोटॉन, यहां पर 4 प्रोटॉन, यहां पर 5 प्रोटॉन, यहां पर 6। परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो प्रोटोनों की संख्या होती है बेटा, परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो प्रोटोनों की संख्या होती है। तो यहाँ प्रोटॉन कितने बेटा? 3। 3 प्रोटॉन से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब जैसे मैं बेटा क्या करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, बात करूंगा बेरिलियम की, तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से सुनना बेटा, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर है +4E। बेरिलियम का जो नाभिक का आकर्षण है वो कैसा होगा? इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इस पर किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा? +4E के फोर्स से। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि कोशों की संख्या समान है, तो अगर कोशों की संख्या समान हो तो फिर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक का आकर्षण भी बढ़ता जाता है। यहां पर आकर्षण बल कितने पॉजिटिव चार्ज से खींचेगा? +3E से। यहां पर कितने से खींचेगा? +4E से। यहां पर 5 से, यहां पर 6 से, यहां पर 7 से, यहां पर 8 से और यहां पर 9 से। जबकि आप देख सकते हो इससे पहले वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम है, सेम है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, आगे भी 2 ही आएगी, उससे आगे, क्योंकि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो प्रोटॉन आने से नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण जब बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो परमाणु का आकार घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे 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 बेटा जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, इधर बाएं पर खड़े हम और इधर बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं, दाएं, बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप देखोगे कोशों की संख्या तो स्थिर है, नियत है, स्थिर है। इसमें भी 2 ही, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें, कोशों की संख्या तो स्थिर है, लेकिन कंटिन्यू क्या बढ़ता जा रहा है? प्रोटोनों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रोटॉन का मतलब है Z इफेक्टिव का बढ़ना, प्रोटॉन का मतलब है Z इफेक्टिव का बढ़ना। प्रोटॉन का बढ़ने का मतलब क्या बेटा? Z इफेक्टिव का बढ़ना। किसका? Z इफेक्टिव का बढ़ना, प्रोटॉन का मतलब। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे लेफ्ट राइट चलने पर, वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा, आकार छोटा होगा। तो आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु आकार को या परमाणु त्रिज्या को बात है।
परमाणु त्रिज्या घटती है। घटने का कारण क्या है? क्योंकि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उनमें कोशों की संख्या तो स्थिर रहती है, उनका क्या बढ़ता जाता है बेटा? प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाता है, जिस कारण वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से आकर्षित करते हैं, जिस कारण उनकी त्रिज्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो चेक करो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर तत्वों के बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक ही तो बढ़ते जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर आकर्षण बल बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा? का मान घट जाता है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यानी कि अगर मैं किसी आवर्त में ऐसे चल रहा हूं, बाएं से दाएं चल रहा हूं, तो फिर क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब इन सभी के अंदर सबसे छोटा आकार किसका है? फ्लोरीन का है। घटती जा रही है ना, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटी, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा आकार किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। याद रखना, नियोन का सबसे छोटा आकार नहीं है, क्योंकि नियोन के अंदर वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, तो नियोन का आकार तो सबसे बड़ा हो जाएगा इसके अंदर, इसमें। तो अपने आवर्तों में जो अक्रिय गैस है ना, उसकी त्रिज्या तो सबसे ज्यादा होनी है, क्योंकि उसमें वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पाई जा रही है। उसे छोड़कर, इसे छोड़कर बेटा, इसे छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं, उनमें जो परमाणु त्रिज्या है वो क्षार धातुओं की सबसे बड़ी होगी। लिथियम क्षार धातु है, एल्कली मेटल है, सबसे ज्यादा होगी, फिर घटती जा रही है, फिर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और हैलोजन की सबसे छोटी होगी, हैलोजन की त्रिज्या सबसे छोटी होगी। यह हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन। रीजन आपको पता चल गया होगा। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। वर्ग में इन ग्रुप्स, वर्ग की बात करते हैं बेटा। अब अगर मैं वर्ग की बात करूं तो मैं यहां पर ले रहा हूं अल्कली मेटल फर्स्ट, पहला ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट की। जब मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करता हूं तो इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम भी आ जाता है। लिथियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें 3, तो पहली कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, फिर इसमें 8 जोड़ देते हैं बेटा तो 11 आ जाता है, मैजिक नंबर पढ़ाए थे बेटा। तो क्या होगा बेटा? इसमें 8 जोड़ने से 2, 8, 1 हो जाएगा ये। फिर 8 जोड़ दोगे तो 8 जोड़ोगे 11 और 8 19 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो 2, 8, 8, 1, 8 जोड़ा है हमने। फिर मुझे 18 जोड़ना होता है बेटा, तो 18 और 19 हो जाते हैं 37, 37। तो फिर मैंने 18 जोड़े तो 2, 8, 18, 8, 1, और फिर मुझे अगेन 18 जोड़ना होता है, और 18 जोड़ने पर 37 और 18 55 हो जाते हैं बेटा। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? 2, 8, 18, 18, 8, 1। अगर मैं यहां पर बात करूं कोशों की संख्या की, कितनी कक्षा बन रही है, तो इसके अंदर 2 कक्षा बनी, इसके अंदर 3 बनी, इसके अंदर 4 बनी, इसके अंदर 5 बनी, और इसके अंदर 6 बनी। तो आप देखोगे किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है। और अभी मैंने बताया अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं लिथियम की त्रिज्या की बात करूं तो ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, लास्ट वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या है। अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम की, तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी, आप देख सकते हो त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, आप देख सकते हो त्रिज्या बढ़ गई। कक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रीजन आपको पता ही है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोशों की संख्या लगातार बढ़ती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कह सकता हूं लगभग स्थिर रहता है, बदलता नहीं, या मैं कहूं वो घटता है। स्थिर रहने का रीजन क्या है कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी, कक्षा बढ़ने से क्या होगा, जो कक्षा बढ़ने से क्या होगा, लास्ट वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर उससे पहले वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो जब बेटा
कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा। पढ़ाया था ना बेटा पिछले लेक्चर में कि परिरक्षण का प्रभाव का मान कोशों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, एक तरफ परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, एक तरफ नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है, तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है, नाभिक का आकर्षण भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही बैलेंस रहते हैं, जिस कारण साइज में कोई वेरिएशन नहीं आता। साइज में वेरिएशन का मतलब यह है कि नाभिक का आकर्षण इतना नहीं बढ़ता जितना बेटा हमारा परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी तो कोशों की संख्या बढ़ने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ जाते हैं जो प्रतिकर्षण लगाने लगते हैं, जिस कारण प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, और प्रतिकर्षण बढ़ने से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर जो है प्रतिकर्षण ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ जाता है और त्रिज्या भी हमारी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हो कि भाई अगर कोशों की संख्या बढ़ी तो इसका परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो आप चेक कर सकते हो। आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे कोशों की संख्या भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कोशों की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थात परमाणु नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच नाभिकीय आकर्षण बल कम होता जाता है। जो परमाणु नाभिक है और जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो है ना वो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। मैंने रीजन बताया, कम होने का रीजन क्या है कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। अच्छा, परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात आपको? देखो बेटा दो फैक्टर है, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा और नाभिक का आकर्षण का मान घटेगा अगर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जो Z इफेक्टिव व्युत कर्मानुपाती है परिरक्षण प्रभाव के, पिछले लेक्चर में ये बात बता दी थी। अगर बेटा मेरा परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव घट जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जा रहा है, और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो फिर Z इफेक्टिव घट जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।